अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान नाजुक जंगबंदी को दरपेश खतरात के साए में अमेरिकी सदर तकरीबन एक दिहाई बाद चीन के 2 रोज़ा दौरे पर रवां हफ्ते बीजिंग पहुंचे थे। अमेरिकी सदर के इस दौरे को इंतहाई अहम और गैर मामूली करार दिया जा रहा था, क्योंकि इस दौरे में ईरान और अमेरिका मुआहदे से मुतल्लिक पेशरफ समेत चीन से रेयर अर्थ मिनरल्स पर पाबंदी हटाने, अमेरिका और चीन के टैरिफ्स और तजारती मुआहदे और AI के शोबे में बड़ी पेशरफ की उम्मीदें की जा रही थी। लेकिन आज जब सदर ट्रंप ये दौरा समेट कर वापस अमेरिका रवाना हो चुके हैं, मगरबी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस दौरे से अमेरिकी सदर चीनी सदर के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने में तो कामयाब हो गए हैं, मगर इस दौरे में किसी ठोस मुआहदे या डील का ऐलान नहीं हो सका है। अहम बात यह कि इस दौरे में अमेरिकी सदर अपने वफ्द में अमेरिकी आला हुकाम के अलावा दर्जन से ज्यादा अमेरिकी कारोबारी अफराद और टेक जाइंट्स को भी साथ लाए थे, जिनमें इलॉन मस्क और टिम कुक समेत दीगर अरबपति शामिल थे। और इस दौरे के दौरान अमेरिकी सदर ने चीन को 200 बोइंग तैयारों, H-200 चिप्स और अरबों डॉलर्स की सोयाबीन की फरोख्त के दावे किए, मगर CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और BBC समेत मुतादिद अमेरिकी और बैनुल-अक़वामी मीडिया ये तबसरे कर रहा है कि अमेरिकी सदर ने दौरा चीन में फैंटास्टिक डील्स के दावे तो किए हैं, मगर इन डील्स की कोई तफसीलात सामने नहीं आई है। CNN ने लिखा कि सदर ट्रंप इस दौरे से चीनी सदर के साथ अपना ज़ाती ताल्लुक बेहतर बनाने में तो कामयाब हो गए हैं, मगर इस दौरे में अमेरिका और चीन के दरमियान किसी बड़े या ठोस मुआहदे या डील का ऐलान नहीं हो सका। इसके अलावा अमेरिकी मीडिया इस दौरे में ताइवान के मसले को बहुत अहमियत दे रहा है, मगर दौरे के पहले रोज़ अमेरिकी सदर ने सहाफ़ियों के बार सवालात के बावजूद ताइवान से मुतल्लिक सवालात को नज़रअंदाज किया था। लेकिन आज अमेरिका वापसी पर एयरफोर्स 1 पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने ताइवान से मुतल्लिक भी बातचीत की। अमेरिकी सदर ने कहा कि चीनी सदर के साथ ताइवान पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। उन्हें नहीं लगता कि ताइवान पर कोई नया तनाज़ा होने जा रहा है। ताइवान से मुतल्लिक अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। So, President Xi and I talked a lot about Taiwan. And on Taiwan, he doesn't want to see a movement for independence. He says, look, we've had it for thousands of years, and then at a certain period of time it left, and we were going to get it back. They had the Korean War, a lot of things happened, and all this. But, no, on Taiwan, he feels very strongly. I made no commitment either way. We'll see what happens. What about the arms sales to Taiwan? I'll make a determination over the next fairly short period. Mr. President Xi said there was a risk of conflict with the US over Taiwan. No, I don't think so. I think we'll be fine. सदर ट्रंप कह रहे थे कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका का ताइवान पर चीन से कोई तनाज़ा होगा, मगर कल चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा था कि चीनी सदर ने अमेरिकी सदर को खबरदार किया कि ताइवान का मामला अमेरिका चीन ताल्लुकात में सबसे अहम मसला है, और अगर इस मामले में कोई गलती की गई तो दोनों ममालिक आपस में टकरा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी सदर ने चीन जाने से पहले यह बयान दिया था कि उन्हें ईरान के मामले पर चीन की मदद की ज़रूरत नहीं है, मगर BBC के मुताबिक अमेरिकी सदर के इस दौरे में ईरान का मामला हावी रहा। जबकि अमेरिका रवानगी से पहले चीनी सदर के हमरा मुख्तसर गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान पर बातचीत की है और हमारे दरमियान ईरान जंग ख़त्म करने और ईरान को जोरी हथियार ना रखने पर इत्तफाक है। अमेरिकी सदर ने कहा कि हम आबनाए हुर्मुज़ खुलवाना चाहते हैं। Wonderful things, I believe. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. I mean, they closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open. अमेरिकी सदर दावा कर रहे थे कि चीन ईरान को अस्करी साजो सामान ना देने पर राजी हो गया है। चीन ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद की पेशकश भी की है, जबकि चीन से बोइंग तैयारों की फरोख्त पर भी मुआहदा हुआ है। मगर अहम बात यह कि जितने भी दावे हैं वो सब के सब अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से सामने आ रहे हैं, जबकि चीन ने ना ही अब तक इन दावों की तस्दीक की है और ना ही तरदीद, बल्कि चीन की तरफ से जो बयान सामने आए हैं उनमें इंतहाई मोहतात और सिफारती ज़बान इस्तेमाल की गई है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वज़ारत ख़ारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में तजारती मुआहदों पर किए जाने वाले सवालात का बराह रास्त जवाब देने से ही गुरेज कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि दोनों सदूर ने दुनिया को दरपेश अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल और कई नए मुश्तरका नुकात पर इत्तफाक किया है। दोनों रहनुमाओं ने चीन और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर मबनी तामीराती ताल्लुकात पर इत्तफाक किया है, ताकि आइंदा 3 बरसों और उसके बाद भी चीन और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए स्ट्रेटेजिक रहनुमाई फराहम की जा सके और ताल्लुकात की मुस्तहकम, मुस्बत और पायदार तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके। जबकि ईरान जंग के मामले पर चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जल्द अज जल्द एक जामे और पायदार जंगबंदी होनी चाहिए और मुज़ाकरात का सिलसिला भी फौरी बहाल किया जाना चाहिए।
मसले का जल्द हल अमेरिका और ईरान और दीगर ममालिक के मफाद में है। जिसके बाद अमेरिकी सदर ने आज एयरफोर्स वन पर सहाफियों से गुफ्तगू में ईरान से मुआहदे से मुतल्लिक कहा कि अगर ईरान 20 साल तक अपना जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो उन्हें इस पर कोई एतराज नहीं। Sir, I know there'll be a lot of questions around the China trip, but just first on Iran, have you rejected the latest proposal from Iran, or where does that stand? Well, I looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away. What was the first sentence? An unacceptable sentence. Because they're fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of So it. 20 years is not enough for you. It's got to be a permanent. No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years, not a It big one. means you got to get all the fuel out and. दूसरी तरफ सदर ट्रंप के बयानात और अमरीकी इकदामात पर आज ईरानी वजीर खारजा ने भी अहम बयान दिया है। भारत में ब्रिक्स इजलास के इख्तितामी रोज ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि पाकिस्तान का सालिसी का अमल अभी नाकाम नहीं हुआ, लेकिन ये अमल इस वक्त मुश्किल मरहले से गुजर रहा है, जिसकी बुनियादी वजह ईरान का अमरीका पर एतमाद का फुकदान है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि ईरान हर उस मुल्क और बिलखसूस चीन की कोशिश को सराहता है जो मदद करने की सलाहियत रखता है। ईरानी वजीर खारजा ने अमरीका को पैगाम देते हुए कहा कि ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करना चाहता, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और पुरअमन ही रहेगा। The current negotiation is suffering from the lack of trust. It is also suffering from contradictory messages we receive from America. I hope that wisdom and diplomacy would finally prevail. We go in line of diplomacy to find a negotiated solution. There is no solution but a negotiated one. Iran has never wanted nuclear weapon. We have a peaceful nuclear program, and we have always been ready to make confidence that this program is peaceful and will remain peaceful. The mediation process by Pakistan has not been failed yet, but it is in a very difficult course, mostly because of the Americans' behavior and the mistrust which exists between us. इसके अलावा आज ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का भी अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान की दिलेराना मुजाहिमत ने मुल्क को अमेरिका का मुकाबला करने के लिए मजीद मजबूत और तैयार कर दिया है। ईरान ने साबित किया कि दुश्मन की जारियत के खिलाफ जद्दोजहद में पूरी कौम मुत्तहिद है। इस पूरे मामले पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन पाक चाइना इंस्टीट्यूट मुशाहिद हुसैन सैयद ने। मुशाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुशाहिद साहब, डोनाल्ड ट्रंप का मच अवेटेड जो दौरा था चाइना का, वो मुकम्मल हो चुका है। दोनों रहनुमा के जो पब्लिकली स्टेटमेंट आए उसमें एक दूसरे की वो तारीफ कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो कई डील्स होने के दावे भी कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने में मदद भी ऑफर की है चाइना ने, ऑल्दो चाइना की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। और इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि अमली तौर पर जो मुआहदे थे वो हमारे सामने नहीं है। आप जरा बताइएगा कि आपके मुताबिक की टेक अवेज क्या है, उम्मीद क्या थी इस दौरे से और हासिल क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब और आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। मैं समझता हूँ ये बड़ा तारीखी दौरा था, ये कामयाब दौरा था और बड़े मुस्बत माहौल में हुआ। और ये सदर निक्सन का जो 1972 का दौरा था, जो पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था उस जमाने में, आपको याद होगा, उसके बाद ये सबसे अहम दौरा किसी अमेरिकी सदर का चीन था। और उसकी 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1 के जो इसका पस मंजर था कि पिछले 15-20 साल से चीन के हवाले से बात हो रही थी अमेरिका में कि ये सर्द जंग होगी, कंटेनमेंट ऑफ चाइना होगा, चीन को हम हरीफ समझते हैं और चीन को हमने कंटेन करना है, और हिंदुस्तान को तैयार करो, कोई जापान को तैयार करो, कोई और ममालिक को तैयार करो, इनसर्कल करो चाइना को। तो एक तो ये हो गया कि 2 ममालिक ने बराबरी की बुनियाद पर मुलाकात हुई, ये बड़ी अहम बात है। और जिस तरह, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह ट्रंप ने तारीफ की और खुशामद की सदर शी जिनपिंग की, वो और एक किस्म की थी कि जैसे वो उनके पास आ रहे हैं काम कराने के लिए। और सदर शी जिनपिंग ने भी उनका बड़ा इस्तकबाल करवाया और उनकी हर बात की बातें की और डील्स भी हुई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा ये बात ये है कि ये न्यू रूल्स ऑफ द गेम बन गए हैं इन दोनों ममालिक में, क्योंकि एक फैसला ये भी हुआ कि 24 सितंबर को नेक्स्ट मीटिंग होगी और वो इनविटेशन आ गई उनको व्हाइट हाउस की, जो कबूल कर लिए सदर शी जिनपिंग। इसका मतलब एक तसलसल बन गया, एक इंस्टीट्यूशनलाइज होगी। और तीसरी बात जो हमारे लिए बड़ी रेलेवेंट है
कि वो लगता है कि उनका आपस में भी कुछ बात हुई है ऑन ये ईरान जंग के हवाले से, आबनाए हॉर्मज़ के हवाले से भी, और चाइना एक मुस्बत किरदार अदा करेगा जिसमें तवक्को की जा सकती है कि अगले 1-2 हफ्ते में जो मुज़ाकरात का आगाज़ हमने शुरू किया था इस्लामाबाद में वो आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छी खबर इससे ये है कि मैं जहाँ ही जाता हूँ, मैं लेक्चर भी देता हूँ कई इदारों में, फौजी भी, सिविल भी, और पाकिस्तान के अंदर भी बाहर, लोग पूछते थे हाउ डू यू बैलेंस योर रिलेशनशिप अमेरिका वर्सेस चाइना। अब वो बैलेंस का इशू खत्म हो गया। अब दोनों के ताल्लुकात इतने अच्छे हो गए हैं कि वो अब इट्स नॉट पिक एंड चूज कि एक चीन की तरफ जाना है या अमेरिका की तरफ जाना है, वो इशू ही नहीं। हमारे दोनों से बैक वक्त अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी खबर है। हिंदुस्तान नाराज जरूर होगा क्योंकि वो जो तैयारी कर रहा था कि हम मद्दे मुकाबल खड़े होंगे अमेरिका की पुष्टपनाही के साथ चीन के खिलाफ, वो अब उनका जो उनका सोच थी अब वो उसकी रेलेवेंस नहीं रही। तो आपके ख्याल में इस मीटिंग से, ये जो टूर था इनका, इसके बाद ताल्लुकात जो है वो आर्जी तौर पे नहीं, एक मुस्तकिल बुनियाद पे बेहतर हो सकते हैं चाइना और अमेरिका के दरमियान? और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप ये कर रहे हैं कि वो बराबरी की सतह पे उनको देखा है, क्योंकि ये जो चाइना ने एक बात कही है जो उनके एलामिया में थी, वो यही थी कि अगर दोनों ममालिक ये शराकतदार के तौर पे काम करें और राइवल के तौर पे काम ना करें तो पूरी दुनिया का 8 अरब लोगों का फायदा होगा। तो आपको लग रहा है कि अब ये अमेरिका इसके लिए तैयार है? मेरे ख्याल में अमेरिका ने अपनी हार मान ली है। देखिए जी शहजाद साहब, उससे पहले क्या हुआ पस मंजर देखे ना, ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए, इनके खिलाफ तजारती पाबंदियां लगाई, तजारती जंग भी शुरू की, सारा कुछ किया, पिछले साल सारा कुछ होता रहा। फिर उन्होंने और भी उनको दबाने की कोशिश की साइंस और टेक्नोलॉजी पर, वो सारे इश्यूज पर काम फेल हो गए। और आप देखें उनके साथ डेलीगेशन क्या आया था, जो 12 मेंबर डेलीगेशन था वो मजमूई तौर पर 20 खरब डॉलर, 20 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ कैपिटल था जो साथ लेके आए। ही ब्रॉट द बिग गन्स, और उसने कहा शी जिनपिंग को कि जनाब मैं नंबर 1 टॉप लोग लेके आया हूँ आपके सामने, और हम आपको इल्तिजा करते हैं कि आप हमें अपनी मंडियां खोलें। और शी जिनपिंग ने अलहदा मुलाकात में भी उनको कह दिया कि हम अपने दरवाजे और खोलेंगे। तो इसका मतलब है कि वो एक्सेप्ट हो गया कि ये चीन का अब बुली नहीं कर सकते, चीन को बराबरी की बुनियाद पर हमें तस्लीम करना होगा। और आगे भी ट्रंप एक दफा ने कहा था, आपको याद होगा साउथ कोरिया के बयान में अक्टूबर 2025 में, G2 मतलब 2 ममालिक हैं, द ग्रुप ऑफ 2, और ये अब बुनियादी तौर पर 2 बड़े ताकत आ गए, उसके नीचे तो हम भी हैं, मिडिल पावर्स बन गए, पाकिस्तान इज अ मेजर मिडिल पावर बाय द वे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किया शी जिनपिंग ने, कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, के मुस्बत किस्म का आलमी इस्तेकाम हो और स्ट्रेटेजिक लेवल पर। स्ट्रेटेजिक का मतलब है कि आर्जी नहीं, दूर नताइज के लिए, तो वो एस्टेब्लिश हो गया है। तो आई फील इट इज क्वाइट हिस्टोरिक। और देखिए उन्होंने बीफ के हवाले से, सोयाबीन्स के हवाले से, बोइंग के हवाले से उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी मंडियां खोलते हैं आपको। और ट्रंप को क्या चाहिए इस वक्त, इलेक्शन उसका है, गैर मकबूल हुआ है, जंग वो हारा हुआ है ईरान से, वो चाहता है कि ये जॉब्स के हवाले से, मैशत के हवाले से। और आपको मालूम ही है कि अमेरिका में इकोनॉमी इज द की इशू, और आगे इलेक्शन भी आ रहा है ट्रंप का नवंबर में, तो ही नीड्स these deals very badly and he's got them. और ईरान में मुस्तकिल जंग बंदी के हवाले से आपको क्या लगता है कि ये दौरा कितना पॉजिटिव रहा है? क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन ये थी, अमेरिका की एक्सपेक्टेशन के मीडिया लिख भी रहा था इस बारे में कि वो चाइना पे चाहेंगे कि चाइना प्रेशर डाले ईरान पे जंग बंदी के हवाले से। तो आपको लग रहा है कोई पॉजिटिव उस पर भी सामने आएंगे? मैं समझ जरूर आएंगे। इसमें 2 बयान बड़े इंपॉर्टेंट आए हैं शहजाद साहब, जो इस पिछले 24 घंटे में आए अमेरिका की तरफ से। एक उनके सदर ट्रंप का और एक नायब सदर जेडी वैंस का। सदर ट्रंप ने जो इंटरव्यू दिया है फॉक्स न्यूज के शोन हेनर्टी को कल, उसमें क्या कहा है? ट्रंप ने कहा है कि जनाब ये जो इशू है ईरान के न्यूक्लियर ये जो यूरेनियम का 450 किलोग्राम यूरेनियम का, कि हम वापस अब अमेरिका को दिया जाए, ये एक्चुअली इट्स एन इशू ऑफ पब्लिक रिलेशंस। और ये इतना उसने खुद यूज द वर्ड कि इट्स मोर एन इशू ऑफ पब्लिक रिलेशंस, यानी कि ये इसकी ठोस बात नहीं है। तो एक बुनियादी रोड ब्लॉक था वो तो निकल गया ना। दूसरा जेडी वांस ने जो कल बयान दिया है, इंटरव्यू दिया है नायब सदर ने, जो पाकिस्तान आए भी थे, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में टॉक्स में दे वर वेरी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रेस, और उसके बाद भी देयर हैज बीन प्रोग्रेस आफ्टर इस्लामाबाद आल्सो। और हम चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, बस यही एक इशू डिमांड है। तो ईरान ना बॉम्ब बना रहा है, ना उनकी सलाहियत है, ना उनकी नीयत है, और वो ऐलान भी कर चुका है। तो
तो आई फील द पोस्चरिंग जो हो रही है दोनों तरफ से कि हम ये करेंगे, वो सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं। द पॉलिसी जो है एक्चुअल, जो उनकी अपनी पोजीशंस हैं, दे आर क्लोजर देन यू थिंक। आई थिंक वी आर क्लोज टू सम सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इंशाल्लाह वेरी सून। सही। और ताइवान यकीनन दोनों ममालिक के दरमियान एक बड़ा इशू रहा है, और जो स्टेटमेंट आया था चाइना की जानिब से उसमें उन्होंने कहा था कि अगर ताइवान का इशू दुरुस्त तरीके से टैकल ना हुआ तो ये मामला एक कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल इख्तियार कर सकता है। आज जब एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की ट्रंप ने, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो पोजीशन अमेरिका की वो ताइवान के हवाले से तब्दील नहीं हुई है और उनको कोई महाज अभी शुरू होता नजर नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन ट्रंप ने जो असल बयान दिया है वो इसमें ये कहा है, लेकिन जो शी जिनपिंग ने बयान दिया वो उनका असूली मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि ताइवान, वो जायज़ मौक़िफ़ है कि ताइवान हमारा इंटेग्रल हिस्सा है, टू टंग कह लें जैसे वो कहते हैं कि हमारा सूबा भी है उनका ताइवान प्रोविंस। और ये बात फरवरी 1972 में निक्सन ने तस्लीम की थी शंघाई कम्युनिके ने, जो बुनियाद है अमेरिका चीन ताल्लुकात का जदीद दौर में। तो अब उसमें इन्होंने जो आर्म्स डील्स किए हैं, अब ट्रंप ने ये एक और बात भी की वापसी में जाते हुए, जो आपने अभी कोट भी किया, कि अभी मैंने हतमी फैसला नहीं किया कि मैं उनको हथियार बेचूंगा। ये उन्होंने, हालांकि $11 बिलियन का मुआहदा भी हुआ है, आपको पता है, ताइवान के साथ बहुत बड़ी आर्म्स डील, लेकिन उन्होंने कहा मैंने अभी हतमी फैसला नहीं किया। सो थोड़ा सा मेरे ख्याल में उनकी पोजीशन में लचक भी आई है, और चाइना ने कह दिया कि ये रेड लाइन है, इसको क्रॉस ना करो, और मेरे ख्याल में ट्रंप नहीं क्रॉस करेगा, और ट्रंप को इतना नहीं है। और वैसे भी चीन ने ये भी कहा है कि उनका कोई ऐसा इरादा भी नहीं ताइवान के हवाले से, एक जंग के हवाले से, कोई ना खतरा है ना खदशा है इस वक्त। तो आई थिंक ताइवान इशू का उनका असली मौक़िफ़ उन्होंने कन्वे कर दिया। वो अपने अवाम के लिए भी और दुनिया के लिए भी बड़ा क्लियर मैसेज था, और ट्रंप के लिए भी, और ट्रंप को वो मैसेज समझ आ गई है। और ट्रंप का मेन इंटरेस्ट इकोनॉमिक था जो उसको मिल गया है, और चाइना का मेन इंटरेस्ट स्ट्रेटेजिक था जो उनको मिल गया है इस दौरे के नतीजे। और आप कह रहे हैं इस सब में खैर की खबर पाकिस्तान के लिए ये है कि हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होता था कि डिप्लोमेटिकली हम बैलेंस कैसे क्रिएट करें। चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हम चाहते हैं, और इस वक्त तो हम देख भी रहे हैं कि अच्छे ताल्लुक हैं भी, तो वो बैलेंस करना हमारे लिए एक चैलेंज था। लेकिन अगर ये दोनों ममालिक करीब आते हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी आसानियां होंगी। हद तक स्क्रूटनी बाज औकात होती थी मुशाहिद साहब कि अगर IMF से हमने कर्जा लेना है तो वो पूछते थे कि चाइना से आपका लोन कितना है, वो पे बैक कैसे करेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट बात है ना, देखें, वी हैव नाउ गॉट स्ट्रेटेजिक स्पेस। चले आप देख लें कि चलो ट्रंप का 3 साल तो और है ना जी, सो 3 साल के लिए पाकिस्तान को भी, और 3 साल तक चीन और अमेरिका के ताल्लुकात मैं समझता हूँ बड़े मामूल पर और नॉर्मल और स्टेबल होंगे, अच्छे भी होंगे कुछ इलाके में। तो उस हवाले से पाकिस्तान को तो बड़ा फायदा है। वी विल हैव स्ट्रेटेजिक स्पेस। जो हमें बाहर अक़वामी दबाव कभी कभी आता था, जैसे IMF का जिक्र किया आपने, या और भी कई क्वार्टर से मगरब की तरफ से, वो नहीं होगा। तो वी हैव मोर रूम टू मनूवर एज अ मेजर मुस्लिम मिडिल पावर, जो हमारा कलीदी किरदार बन रहा है स्ट्रेटेजिक हवाले से मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, जनूबी एशिया में। अब उसको और मजबूत तरीके से हम उजागर कर सकेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कोकेन और दीगर मौलिक मंशियात की मुबैना सप्लायर अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के बाद इस केस से जुड़े अहम पहलू सामने आ रहे हैं, जबकि आज कराची पुलिस का इस मामले पर पहली बार बाज़ाब्ता मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। जबकि मुलजिमा की गिरफ्तारी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में उसके खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात सामने आ रही हैं, और कराची पुलिस की जानिब से मुलजिमा की निशानदही पर मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर मंशियात बरामदगी के दावे भी किए जा रहे हैं, जिसकी तफसील से आपको आगाह करेंगे। मगर सबसे पहले बात करते हैं आज होने वाली एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने मुलजिमा की गिरफ्तारी और इस गिरफ्तारी से जुड़ी कुछ अहम तफसीलात पहली बार पेश की हैं, जिसमें बताया है कि अनमोल उर्फ पिंकी 2014 से मंशियात फरोशी का काम कर रही थी, जबकि उसने 2018 में कराची में काम करना शुरू किया। AIG कराची ने बताया कि पिंकी के ग्रोह में 9 के करीब राइडर्स थे, जिनमें से 8 लाहौर से आते थे, जबकि एक का ताल्लुक कराची से था। और जब उसके कुछ राइडर्स पकड़े गए तो मुलजिमा ने अपना काम लाहौर मुंतकिल कर दिया। 2014 से ये इसका काम हो रहा है, लेकिन कराची में जो इसने काम शुरू किया है 2018 से इसने ये काम शुरू किया। ऑनलाइन ये काम करती रही, और उसके बाद ये जब यहाँ पे वो रडार में आई तो फिर वो लाहौर शिफ्ट हो जाती है, और वहाँ से वो अपना काम करती रही। तो हमें उसका फ़ोन मिला, फ़ोन का हमने फॉरेंसिक कराया। 869 उसके टोटल कॉन्टैक्ट्स हैं जो अभी तक उसके फॉरेंसिक डेटा में से हमें मिले हैं। 639 की हमें लोकेशन उसकी रिसीव हो गई है।
अब इंटरेस्टिंगली उसमें से सिर्फ 132 जो हैं वो कराची के, अभी तक जो डेटा आया है उसमें से 132 कराची के हैं, बाकी कराची के नहीं हैं। एक अकाउंट जो हमें मिला है 1.5 साल का, 500 पेजेस की उसकी स्टेटमेंट है, हज़ारों उसमें ट्रांजैक्शन है। जो अमाउंट उसमें ट्रांजैक्शन का है वो तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट की उसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है। हमें ये पता चला है कि इस नेटवर्क में कुछ फॉरनर्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के, लाहौर में हैं, 6, 7, 8 हैं, हमें जो उसकी विजिबिलिटी है उनके लिए कोशिश हो रही है। इसी तरह से 20 तक तो औरतें हैं जो कि इसी नेटवर्क से हैं और वो भी लाहौर बेस्ड हैं और वहाँ पे है। और हमें यही जो चीज़ पता चली है कि जो मेन शिपमेंट आती थी वो उधर वहीं से आती थी, वहीं से ये वहाँ इसको बना के और मिक्सिंग करके प्रोडक्ट बना के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कराची आके राइडर्स इनके इनिशियली उसने ये किया कि अपने राइडर्स थे, 9 राइडर्स आइडेंटिफाई हुए हैं जिसमें से 8 राइडर्स ऐसे हैं जो कि पंजाब बेस्ड हैं, वो सिर्फ इस काम के लिए आते थे। AIG कराची आज़ाद खान बता रहे थे कि अनमोल और पिंकी नामी मुबैना ड्रग डीलर के ग्रोह में गैर मुल्की अफराद और ख़वातीन भी काम करती थी। AIG ने यह भी बताया कि कितने लोग मुल्जिमा से राब्ते में थे और अब तक उसके अकाउंट्स में कितनी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। इसलिए अब ये देखना होगा कि पुलिस कब तक इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब होती है, क्योंकि 3 रोज पहले जब मुल्जिमा को कराची की अदालत में पेश किया गया था तो मुल्जिमा ने अदालत में पेशी के वक्त न सिर्फ अपनी ताकत और एतमाद का इजहार किया था बल्कि पूरे अदालती निज़ाम को चैलेंज किया था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके अलावा इस मुबैना ड्रग डीलर जो खुद को डॉन और क्वीन भी कहती है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर 2 मुतजाद बातें सामने आ रही हैं। पहली है कि मुल्जिमा को कब गिरफ्तार किया गया और दूसरी है कि मुल्जिमा को कराची से गिरफ्तार किया गया या लाहौर से। इस हवाले से आज AIG प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि मुल्जिमा को लाहौर से गिरफ्तार करने की बातें दुरुस्त नहीं है। मुल्जिमा को कराची से ही गिरफ्तार किया गया, जिसमें पुलिस और हसास इदारों की बहुत मेहनत शामिल है। एक आम किस्म की ड्रग की वो नहीं है, इसमें बड़ी सोफिस्टिकेशन इन्वॉल्व। इसी वजह से देखिए वहाँ पे भी रडार पे नहीं आई है इतने अरसे से। लाहौर जैसे बड़े शहर में जहाँ के अच्छी इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट है, बड़ी मेहनत इसके ऊपर की गई है। उन लोगों को कहा जाता है कि जी लाहौर से इसको पकड़ा है, तो देखें ऐसी बात नहीं, इसको यहाँ से पकड़ा है। कराची पुलिस चीफ का दावा है कि मुल्जिमा को कराची से गिरफ्तार किया गया, मगर जी न्यूज़ कराची के नुमाइंदे अमीन अनवर के मुताबिक आज ही मुल्जिमा अनमोल पिंकी के वकील पीर हिदायतुल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि मुल्जिमा अनमोल को 1 मई को लाहौर से हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उसकी गुमशुदगी की दरख्वास्त लाहौर में दायर की गई थी। इसके अलावा मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी और पुलिस की हिरासत में होने वाली तफ्तीश के बाद सोशल मीडिया पर कुछ नाम गर्दिश करें, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये वो हाई प्रोफाइल लोग हैं जिन्हें मुल्जिमा मंशियात सप्लाई करती थी। जबकि आज अहम बात यह है कि सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन ने भी इस लिस्ट का सिंध असम्बली के इजलास में जिक्र किया है। शर्जील मेमन ने कहा है कि इस लिस्ट में हमारे कई स्टार्स, शोबे शख्सियात और कुछ अहम लोगों के नाम शामिल हैं और अगर वो इस मामले पर पॉइंट स्कोरिंग पर आ गए तो फिर वो इस लिस्ट का जिक्र करेंगे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो तकरीर की बाहर, उन्होंने कहा कि जी मेंबरान के टेस्ट कराने चाहिए। बड़े अफसोस की बात है, अच्छी बातें कराएं, किसी को कोई एतराज़ नहीं, सारे मेंबरान के टेस्ट कराएं। मैं इस पे पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूंगा। मैं अगर पॉइंट स्कोरिंग करने पे आ जाऊं ना तो मैं उस लिस्टों पे आ जाऊंगा। इसकी लिस्ट तवील लिस्ट है। इसमें आज जिस हमारे ऑपोजिशन लीडर ने बात की, शायद उधर से भी नाम कुछ हों, कुछ कल आए थे, कुछ और भी हैं। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, कुछ शायद हमारे स्टार्स जो हैं उनके नाम भी होंगे, हैं। इस तरीके से शोबिस से भी कुछ लोगों के नाम है, लेकिन वो सब इस्तेमाल करने वालों में। लेकिन ये सारी चीज़ें दें, हमें इसको ख़त्म करना है, जड़ से निकालना है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन बड़ा दावा कर रहे थे, मगर आज जब इस हवाले से AIG कराची से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी ये सब बातें हाफ कुट बातें हैं। पुलिस किसी की किरदार खुशी के बजाय जिम्मेदारी के साथ लोगों को एक्सपोज करेगी। अभी देखें जो इसके कॉन्टेक्ट्स हैं ये बहुत अर्ली स्टेज है, कुछ हमें आइडेंटिफाई हो गए, लेकिन हम उनकी सिर्फ ये कह देना किसी का नाम, मिसाल के तौर पर उसकी इंटेरोगेशन में किसी का नाम आ गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो अक्यूज़ हो गया। देखें हमें वेरीफाई करने दें, हो सकता है कि वो जो नाम दे रही है कुछ के छुपा रही है, कुछ को जानबूझ के नाम दे रही है, तो ये हाफ कुक्ड, मैं ये कहूँगा कि हाफ कुक्ड इन्फॉर्मेशन है। इसके ऊपर काम हो रहा है और मैंने जैसे आपसे कहा ना कि जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग होंगे वो ज़रूर उनको हम एक्सपोज करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी के साथ एक्सपोज करेंगे। इसके अलावा मुल्जिमा की गिरफ्तारी के बाद से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छापों का सिलसिला भी जारी है। जी न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक के मुताबिक कराची साउथ पुलिस ने आज सच्चल में मुल्जिमा की निशानदेही पर छापा मारा, जहां एक घर से कोकेन और मंशियात तरसील करने के लिए पैकेट बरामद किए गए। इसके अलावा DIG साउथ ने
आज आईजी पंजाब और रीजनल डायरेक्टर एएनएफ को भी इस केस से मुतालिक खतूत लिखे हैं। इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी न्यूज़ कराची के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे अहमद फराज। अहमद साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। एडिशनल आईजी कराची ने आज ये कहा है कि उनकी गिरफ्तारी जो है अनमोल उर्फ पिंकी की, वो कराची से हुई है, कहीं और से नहीं हुई है। लेकिन जो इत्तलात आपके पास भी है, ये बात तो फैक्ट है कि जो मंशियात का पूरा एक वो रैकेट चलाती थी, वो सिर्फ कराची तक महदूद नहीं था, लाहौर और पंजाब के दीगर इलाकों तक था। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जो उनकी गिरफ्तारी की बात है वो मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये बात किस तरह की है या उनके पास कोई एविडेंस उसका है कि नहीं, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक जो थी मंशियात फरोश अनमोल और किरण, इसका जो रैकेट चल रहा था, ये जो नेटवर्क चला रही थी, ये पूरा इसका नेटवर्क चल रहा था वो लाहौर से ही चल रहा था। और इसने तो खुद इतराफ़ किया है कि लाहौर से इंटरसिटी बसों के ज़रिए ये जो मंशियात थी ये दूसरे सूबों में भिजवाती थी। इसके राइडर्स से वो ये काम करते थे। और ख़ास तौर पर आप ये देखें ना कि 2019 में इस पर सबसे पहला पर्चा हुआ है। अगर ये लाहौर में नहीं थी या लाहौर से इसका नेटवर्क नहीं था तो 2019 से लेकर 2024 तक ये 4 पर्चे कैसे हो गए? ये भी तो सवाल है ना कि चारों मुकदमात में जिनमें ये नामजद है, इसके 2 भाई नामजद हैं, एक राइडर नामजद है, एक खातून साबरा बीबी नामजद है। इसका मतलब है कि ये लाहौर में इसका नेटवर्क चल रहा था। और अगर ये कराची में बैठी हुई थी या लाहौर में बैठी हुई थी या किसी न किसी जगह पे बैठ के ये पूरा नेटवर्क चला रही थी। और ये इसका बहुत बड़ा जो इसके साथी थे, एक साबिक पुलिस इंस्पेक्टर जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो इनका शौहर था, वो इसकी पुष्पनाही कर रहा था, कुछ और भी लोग इसकी पुष्पनाही कर रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें अमर जो है वो ये खौफनाक है कि अगर ये इतने अरसे से लाहौर में बैठ के या कराची में बैठ के ये काम कर रही थी तो पुलिस ने तो इनको इस तक पहुंची नहीं, ना इसको इश्तिहार ही किया है। आप ये देख रहे हैं 4 मुकदमात लाहौर में दर्ज किए जाते हैं, जिसमें उसके सगे भाई इन मुकदमात में वो खुद उनका बयान है कि ये जो मंशियात थी, ये जो आइस थी, ये पिंकी ने, अनमोल पिंकी ने दी है उनको। उसके बावजूद आप ये देखें ना कि उसको इश्तिहार ही नहीं किया गया, ना उसको पूल कॉम होता है पुलिस कंप्यूटर, ना उसमें उसका नाम डाला गया, ना उसका जो है वो क्राइम जो रिकॉर्ड होता है उसमें उसका नाम डाला गया। तो ये तो उन्होंने वो खुद पुलिस की मिली भगत के साथ काम भी कर रही थी और बची भी हुई थी जी, क्योंकि 4 मुकदमात के बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। काशिफ, जरा आप बताइएगा कि आज इत्तलात ये है कि जो तफ्तीश हुई है उनसे, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आई है उसकी बुनियाद पर भी छापे मारे गए हैं कराची में, दीगर इलाकों में। और ज़रा बताइएगा कि पुलिस की स्टोरी क्या है। एआईजी को सुना आज हमने, जो कि कह रहे हैं कि कराची से ही उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कैसे? क्योंकि अगर मुतादिद उनके खिलाफ पहले भी मुकदमात हो चुके हैं, अभी भी हुए हैं, तो इस मरतबा पकड़ में वो आई कैसे? कराची पुलिस की क्या स्टोरी है इस पर? बिल्कुल, एडिशनल आईजी कराची ने आज ब्रीफ किया और उनसे मैंने ये सवाल किया कि आया पिंकी को जिस घर से गिरफ्तार किया गया, क्या वो जेन्युइन है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जेन्युइन है और पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन जो वीडियो आप देखेंगे उसमें जो ड्रामेटाइज किया गया है वो काफ़ी हद तक सवालात उठा देते हैं। बाकी आपने बात की मुकदमात की, तो कराची में पिंकी के ऊपर 14 के करीब मुकदमात हैं। एक मुकदमा आज और दर्ज कर लिया गया, जो पिंकी का पुराना घर है उस पर सचल के इलाके में कार्रवाई की गई और वहां से भी मंशियात बरामद की गई और वो मंशियात कराची में सप्लाई होनी थी और उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो 14 मुकदमा दीगर हैं, उन तमाम तर मुकदमात की जो मतन है वो काफी ज्यादा कमजोर है। जैसे कि जो मेन मुकदमा है जो एडिशनल आईजी कराची ने आज डिस्कस भी किया, जिसमें ये बताया कि नशे के आदी शख्स है और उसके पास से जो पिंकी की मंशियात का पैकेट है वो मिला और नशे के आदी शख्स की एक लाश मिली थी। और लाश जब मजीद तहकीकात की गई तो उसके पास से जो है वो एक जो है वो रैपर मिला। रैपर जो था उसमें पिंकी का नाम और दीगर चीजें दर्ज थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हमने इसकी खबर भी दी है कि जो कोकेन पिंकी जो है वो फराम करती थी उसकी कीमत जो थी वो 15,000 से लेकर 25,000 तक थी। तो क्या एक नशे का शख्स जो आदी है अपराध वो इस चीज को इस तरह बेयर कर सकता है? तो एक तो सवाल ये, तो इसलिए करके हम ये समझते हैं कि जो ये मुकदमा जिसमें इसको ये बंद किया जा रहा है, जिस मुकदमे का बार बार जिक्र किया जा रहा है, वो भी काफी ज्यादा कमजोर है। गार्डन के इलाके में जो मुकदमा दर्ज हुआ वो भी काफी ज्यादा कमजोर है। इसके ऊपर 2 से 3 नौयत के मुकदमा थे, गैर कानूनी असले का, कत्ल का और साथ साथ मंशियात का। मंशियात के मुतादिद मुकदमा दर्ज हैं कराची में, लाहौर में, लेकिन उन तमाम तर मुकदमात को अभी डिस्कस किया जा रहा है। अब बताया जा रहा है अगर ये इतना बड़ा रैकेट था तो आज जो
तहकीकाती टीम बैठी भी थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जब उससे मैंने ये सवाल किया तो इसकी कोर्ट में इतनी नॉर्मल एंट्री क्यों की गई, फिर इसको इस तरह क्यों पेश किया गया, तो उस पे उनके पास कोई खातिर खा जवाब नहीं था। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि अब उन्हें जो है अपनी चीज़ों का एहसास हो गया है, तहकीकाती टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जिनकी भी गफलत इस चीज़ में सामने आई है कि अगर उन्होंने पेश किया और ठीक तरीके से कोर्ट में पेश नहीं किया तो उनको तो हम सस्पेंड कर ही रहे हैं, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन के दायरे को वसी किया जा रहा है। बहुत सारे नाम इसमें जो है वो सामने आ रहे हैं जो पिंकी के रैकेट के अंदर शामिल हैं, जिसमें उसके राइडर भी हैं, दीगर लोग भी हैं। कराची में एक अनम नाम की लड़की का नाम जो है वो सामने आ रहा है, जो अनम है वो कराची के नेटवर्क को जो है वो संभालती थी पिंकी के साथ मिलकर। पिंकी जो है वो लाहौर से इस नेटवर्क को जो है वो यहाँ भेजा करती थी, तमाम तर मंशियात को तरसील करती थी, यहाँ तक पहुँचाती थी और उसके बाद यहाँ से मंशियात आगे डिस्टर्ब होती थी। ताहम इस हवाले से ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि एक प्रॉपर एक ऐसा रैकेट भी था जो तालीमी इदारों में मंशियात फराम करता था। उस रैकेट के नाम भी जो है वो डिस्कस हो गए हैं, उस रैकेट के नाम भी जो है वो सामने आए हैं और उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएंगी। सही है। अहमद, आप ये बताइएगा कि अब तक तो नजर आ रहा है कि कराची में सप्लाई होती थी, वहां पे भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, मुतअद्दिद मुकदमात उनके खिलाफ थे, यानी कि गफलत वहां पे भी है। लाहौर में आप कह रहे हैं 4 मुकदमात थे, गिरफ्तार नहीं किया गया, गफलत वहां पे भी नजर आ रही है। लेकिन अब क्या लाहौर में कोई पुलिस एक्टिव हुई है? क्योंकि आप कह रहे हैं जैसे उसके भाई के खिलाफ भी मुकदमात हैं, उसके जो इस पूरे नेटवर्क में दूसरे लोग हैं, तो क्या अब लाहौर पुलिस सरगर्म हुई है कि बाकी लोगों को भी पकड़ा जाए जो उसके नेटवर्क का हिस्सा है? लाहौर पुलिस थोड़ी एक्टिव हुई है। एक्टिव इस हद तक हुई है कि उनको अब पता जो चल गया है कि ये नेटवर्क जो है वो ब्रेक हो गया है, ये खातून एक सामने आ गई है। अब ये उसकी ये कह रहे हैं कि जी अब हम उसकी यहाँ पर तलबी कराएंगे, यानी कि जो कराची के मुकदमात हैं जब तक उसमें उनकी वहाँ पे पेशियाँ नहीं हो जाती, वो वहाँ पे उनकी तमाम में भुगतने लेती तफ्तीश, उसके बाद फिर लाहौर पुलिस जो है ये अदालत से ऑर्डर लेगी और बाकायदा तलबी के ऑर्डर लेकर एक पुलिस टीम, DIG इन्वेस्टिगेशन है ज़ीशान रज़ा, उनका ये कहना है कि एक पुलिस टीम मुकर्रर कर दी गई है जो इस पूरे इसको प्रोसेस को तैयार करेगी, इसको लीगली तौर पर इसको मजबूत करेगी। अदालत से इनके चारों मुकदमात के ऑर्डर लिए जाएंगे और उसके बाद फिर इसकी वहाँ से तलबी कराई जाएगी, जेल से, कराची जेल से इसको तलबी करा के इसको लाहौर लाया जाएगा। लेकिन बात यह है कि ये चारों मुकदमात में से 3 मुकदमा जो हैं वो तो ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि उसके जो प्रिंसिपल अक्यूज थे उसके दोनों भाई और एक जो राइडर जो खातून थी वो तीनों ही बरी हो चुके हैं। तो ये पुलिस का ये बिल्कुल जिस तरह कराची में इन मुकदमात का हशर किया गया ना, ये बिल्कुल वैसा ही हशर लाहौर में। और उसमें सबसे अहम बात आपको ये बताऊं कि ये जो चारों मुकदमात दर्ज हुए हैं इनमें एक ही इसकी वो तहरीर है और तमाम मुकदमात में आखिर में उसका नाम लिखा हुआ है, यानी कि ये कोई पुलिस वाला यहाँ पे था, मौजूद था, जो जब भी कोई पकड़ा जाता था ये उसका नाम उसमें डलवा देता था और फिर उससे पैसे लेता था। ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि जिस तरह एक ही स्टाइल है तमाम मुकदमात का कि उसका नाम भी दिया जा रहा है, फिर उसको इख्तियारी भी नहीं किया जा रहा। साहब ठीक है, काशिफ मुझे मुख्तसर अगर बता सके कि उसके भाइयों का जो नाम आ रहा है कि वो भी इन्वॉल्व थे इस नेटवर्क में, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके एक भाई के खिलाफ 2024 में कराची में ही डिफेंस के इलाके में मुकदमा हुआ था, वो उस मुकदमे में जो है वो रिहा हो गया था और उसके बाद यहाँ से फरार हो गया था। इसके फैमिली ट्री जब हमने निकाला तो उसमें देखा कि 11 फैमिली के मेंबर जो बहन भाई हैं इसके, उसमें से 3 जो हैं वो इसी के साथ इसी कोकेन के नशे को जो है वो कराची में सप्लाई करते थे। ना सिर्फ कराची में बल्कि लाहौर के भी मुख्तलिफ इलाकों में इसके भाई मुलव्विस हैं इन तमाम तर चीज़ों में। उन तीनों भाइयों के खिलाफ कराची के सच्चल के इलाके में मुकदमे दर्ज हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ मुश्ताक और अहमद फराज हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते ही बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF ने पाकिस्तान के तीसरे रिव्यू पर रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें अगले बजट और अगले माली साल के लिए जो की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनकी प्रोजेक्शंस भी दी गई हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट नंबर FBR टैक्स रेवेन्यू का है जो कि अगले माली साल में तकरीबन 1300 अरब रुपए से बढ़ जाएगा। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस साल जो टारगेट था टैक्स रेवेन्यू का वो 13,979 बिलियन था, जिसमें 684 बिलियन का शॉर्टफॉल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अगले माली साल यही होगा कि जो 1300 अरब रुपए का इजाफी टारगेट होगा टैक्स रेवेन्यू का वो कैसे अचीव किया जाएगा और इसके मईशत पर क्या असरात होंगे, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मेहताब हैदर। मेहताब साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो थर्ड रिव्यू है IMF उसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। बहुत सारे जो टारगेट्स थे मोरलेस वो हमने अचीव किए हैं, लेकिन एक मसला जो हम हर माली साल में देखते हैं वो है टैक्स टारगेट का। टैक्स टारगेट जो दिया जाता है रिवाइज होता है डाउनवर्ड, लेकिन उसके बावजूद अचीव नहीं होता और इस साल के जो 10 माह है उसमें भी 684 बिलियन का शॉर्टफॉल है।
क्या अगले 1.5 माह में ये शॉर्टफॉल जो है हम खत्म कर सकते हैं, टारगेट अचीव हो सकता है? क्योंकि जो अगले साल का टारगेट बताया जा रहा है वो तो तकरीबन 1800 अरब रुपए उससे ज़्यादा है जो इस साल का टारगेट है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस माली साल के पहले 10 माह के दौरान कुछ 684 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल है। अगले 2 महीनों में अगर मुआवजा भी हो जाए तो FBR जो रिवाइज टारगेट है वो अचीव नहीं कर सकता। ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि जो शॉर्टफॉल है वो 1 ट्रिलियन रुपीस तक हो सकता है, और FBR के जो अपने एस्टिमेट्स हैं वो ये हैं कि 13.1 ट्रिलियन से ज़्यादा किसी सूरत में ये टारगेट जो है वो हासिल नहीं किया जा सकेगा। अगर 13 ट्रिलियन को ये क्रॉस करते हैं जी तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस होगी FBR की। इसलिए ये जो 13.979 ट्रिलियन का टारगेट है ये तो अचीव नहीं हो सकता जी। सही, अच्छी परफॉर्मेंस होगी, IMF को एक्सेप्टेबल होगी? देखें, IMF की टीम की जो असेसमेंट थी वो उन्हें बता दिया गया था कि IMF को जो बुनियादी मसला है 2 चीज़ों से है। आप इस रिपोर्ट के अंदर भी देखें तो उन्होंने FBR को क्रिटिसाइज़ किया है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को, लेकिन IMF का जो बुनियादी है वो है प्राइमरी सरप्लस और फिस्कल डेफिसिट। जी, हुकूमत ने आप देखें तो अपने एक्सपेंडिचर्स खासे कम किए हैं, खासकर डेवलपमेंट बजट की साइड पे। डेवलपमेंट बजट जो कि 1 ट्रिलियन रुपीस रखा गया था उसमें ऑस्टेरिटी मेजर्स की वजह से 180 अरब रुपए की कटौती की गई। लेकिन अगर आप पहले 9 माह के दौरान देखें जो कि फिस्कल ऑपरेशन जारी हो चुका है तो उसमें जो PSDP है उसकी यूटिलाइजेशन कोई 333 या 334 अरब रुपए हुई है, जबकि इनिशियल टारगेट 1000 अरब का था। 1000 अरब का था। तो ये मैक्सिमम जो है वो 500-550 से ज़्यादा नहीं होगी। तो एक तरफ तो वो वहाँ से अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करेंगे। बुनियादी तौर पर एक्सपेंडिचर साइड पे जो सबसे बड़ी ऑस्टेरिटी है वो यही है कि आपने डेवलपमेंट बजट पे कटौती करनी है, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस का बजट है वो कम नहीं होगा। उनके लिए जो SDGs अचीवमेंट प्रोग्राम के तहत एक कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम है, सही है, उसके तहत जो पैसे दिए जाते हैं उसमें कुछ थोड़ी सी 8-10 अरब रुपए की कटौती तो हुई है, सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिलीजेस भी उसी की हुई हैं और यूटिलाइजेशन भी डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। उनको पैसे दिए जाते हैं। और दूसरा मेरे ख्याल से फिस्कल जो आपका डेफिसिट है वो इसलिए भी कम है क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम हुई है, इंटरेस्ट की अदायगी कॉस्ट कम हुई है। लेकिन अभी आप ये देखें कि दोबारा से इंटरेस्ट कॉस्ट ने बढ़ना शुरू कर दिया है। वो आपने देखा भी कि जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने दोबारा से वो अपवर्ड रिवीजन की है। और IMF एक और चीज़ जो इंडिकेट कर रहा है इस रिपोर्ट में कि आइंदा आने वाले कम से कम फर्स्ट हाफ के दौरान जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है इसमें इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, और अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो रिस्पॉन्ड करेगा और मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ जो है वो हम जा सकते हैं। सही, क्योंकि IMF ने ये भी कहा है कि जो गल्फ वॉर है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बड़ा रिस्क है, जैसे कि कई ममालिक के लिए भी है। लेकिन ये बताइएगा कि अगर अगले साल का टारगेट IMF कह रहा है कि जो प्रोजेक्शंस है वो 15,267 बिलियन की हैं, जिसमें 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस होंगे, तो क्या हम अभी तक हाफ वे थ्रू जो IMF प्रोग्राम हो चुका है उसमें हमने देखा है कि टैक्स में स्पेशली कोई रिफॉर्म्स आए हैं जिससे टैक्स नेट आपका ब्रॉड बेस हुआ हो, या जो सेक्टर्स ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं उन्हीं पे बोझ डाला जाएगा? देखिए, बुनियादी तौर पे अगर 3-4 साल के दौरान देखें तो सैलरीड क्लास और फॉर्मल सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ है, और ये बोझ जो है वो पिछले साल कोई ट्वीकिंग उसके अंदर की गई और कुछ इनिशियल जो स्लैब्स हैं उन पे टैक्स रेट सैलरीड क्लास के ऊपर कम भी किया गया। लेकिन हमने देखा कि उसके नतीजे में अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स को देखें तो पिछले साल के मुकाबले में 100-150 अरब रुपया इस साल सैलरीड क्लास ने ज़्यादा दिया है। अब हुकूमत के पास क्या है? अब देखें, इस साल का जो 430 अरब है इसको मैं बाइफरकेट कर दूं, 215 अरब रुपए हुकूमत ने नए टैक्सेस लगाने हैं और बाकी जो हैं वो इन्फोर्समेंट मेजर्स के ज़रिए आएंगे। सही है। अब ये 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की आप गुंजाइश कहाँ पे है? हल ये है कि उन सेक्टर्स को जो कि पूरी तरह से टैक्स नेट के अंदर नहीं है, टैक्स नेट को ब्रॉडन किया जाए। और हुकूमत की जो विश लिस्ट है, विश लिस्ट के अंदर मैं आपको बता दूं कि सैलरी क्लास के अंदर हुकूमत चाहती है कि टैक्स रेट्स कम हो। जो सुपर टैक्स है उसको हुकूमत की ख्वाहिश तो ये है कि इसको एबॉलिश कर दिया जाए, लेकिन लगता ये है कि मुझे ये लगता है कि ग्रेजुअली उसके रेट्स के अंदर कमी होगी। तो और फॉर्मल सेक्टर के अंदर भी और एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर भी जहाँ पे हुकूमत चाहती है कि टैक्स रेट्स में कमी हो,
चूँकि टैक्स बर्डन ने इकॉनमी को चोक करके रख दिया है। इससे ऊपर अगर आप मज़ीद टैक्स रेट में इजाफा करेंगे तो लोग इनफॉर्मल इकॉनमी की तरफ जाएंगे, और जिसका हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर देखा भी है कि आप टैक्स रेट्स बढ़ाई जा रहे हैं, वो कंप्लाइंस बढ़ने के बजाय टैक्स चोरी में इजाफा हो रहा है। तो इस टाइम हल ये है कि IMF को कन्विंस किया जाए ताकि सैलरीड क्लास के लिए भी और सुपर टैक्स, खासकर जो हायर इनकम ब्रैकेट्स लोग हैं और बिजनेसमैन हैं, उनके लिए टैक्स बर्डन में कमी हो सके। सही है। और मेहताब साहब, लेकिन इसमें ज़रूरी ये भी है कि IMF कितना प्रेशर हुकूमत पर डालता है कि आप अपने टैक्स को ब्रॉड बेस करें, क्योंकि जो हमें IMF की रिपोर्ट देख के या इंट्रैक्शन से अंदाज़ा होता है वो तो यही है कि अगर वो समझते हैं कि हुकूमत कहीं पे इन्फोर्समेंट नहीं कर पा रही है, यानी कि वो रिटेल सेक्टर हो, रियल स्टेट हो या एग्रीकल्चर हो, तो फिर IMF कहता है कि हमने तो टैक्स वसूल करना है, तो वो या आप लेवी के थ्रू करें या सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स डालें या जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उन्हीं पे मजीद बोझ डालें, वो एक आसान तरीका रह जाता है। तो हुकूमत के लिए भी जो टारगेट सेट किए जाते हैं या जहाँ पे फोर्स किया जाता है वो वही मेजर्स हैं जो ऑलरेडी हुकूमत ले सकती है बासानी, रादर देन उस पर नए सेक्टर्स को इंक्लूड करें। देखिए ना सर, बस रिटेल सेक्टर के ऊपर आप देखें, अभी उन्होंने प्रेफर किया है कि एक इनकम टैक्स की क्लॉज है 236G और H, कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अगर किसी अनडॉक्यूमेंटेड या नॉन फाइलर्स को देंगे तो उनका टैक्स रेट में इजाफा हो जाएगा। देखें, इस तरह की स्कीम्स और ट्वीकिंग से मसाइल हल नहीं होने। रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में आना पड़ेगा, एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स नेट में आना पड़ेगा। मैं एक बात आपको और बताऊं जी, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की चारों सूबों ने लेजिस्लेशन की है जी, और इस साल से कमिटमेंट सेक्शन भी शुरू कर देंगे, लेकिन इस साल कोई कलेक्शन नहीं हुई। और IMF के पार्ट पे भी ये है, एक तरफ तो वो क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का कोई टारगेट नहीं रखा हुआ उन्होंने। बाकी तो जो भी टैक्स देंगे, आप IMF की रिपोर्ट के अंदर जाके देखें तो हर एक चीज़ का आगे उन्होंने डिटेल में टारगेट दिए हुए होंगे। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे वाइट टैक्स है जिसका कोई टारगेट नहीं दिया हुआ। तो वहाँ पे भी जिस चीज़ को तेज़ी से हमें आगे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे उस तरह से IMF भी उस पर प्रेशर नहीं डाल रहा। लेकिन मैं तो समझता हूँ हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो टैक्स उसको नेट को ब्रॉडन करे, ताकि ये जो मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं, खासकर सैलरीड और फॉर्मल सेक्टर, वो फ्लीसिंग समझ रहे हैं अपनी, उनके टैक्स बर्डन में कमी हो सके। सही। दूसरी एक बहस जो अब काफ़ी अरसे से जारी है वो ये है कि वफाक अपना कंट्रीब्यूशन कैसे ज़्यादा कर सकता है, जिसमें दो तरीके बताए जा रहे थे कि शायद 28वीं तरमीम आए या NFC में कोई तब्दीली हो, लेकिन जितना बजट में वक्त रह गया है ऐसा नहीं लगता कि उससे पहले ये दो इकदाम हो सकेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस हवाले से जो सोर्सेज कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मीटिंग भी हुई है, सूबों को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश है, तो कुछ ना कुछ शायद वॉलंटरीली सूबे करेंगे जिस वजह से वफाक का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी NFC तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना 28वीं तरमीम के इम्कानात बजट से पहले एटलीस्ट हैं। देखिए, कोशिश तो ये थी कि और NFC को कन्वीन भी किया गया, हाँ, लेकिन दरमियान में वॉर शुरू हुई तो उसके बाद NFC की कोई फॉर्मल मीटिंग हुई ही नहीं। सब ग्रुप्स बनाए गए थे, उनकी डेलिब्रेशंस होती रहीं। अब हुकूमत और वफाक के दरमियान एक फिस्कल पैक्ट है, उस फिस्कल पैक्ट को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और सूबों ने जो सरप्लस जनरेट करना है वही हुकूमत के पास ऑप्शन है कि वो उसके ज़रिए करें। लेकिन एक चीज़ और भी है, पेट्रोलियम लेवी की बात करनी मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी है जी। इसलिए भी कि देखिए, लास्ट टाइम पार्लियामेंट ने इजाज़त दे दी कि पहले तो ये था कि एक सर्टन लिमिट के अंदर उसको रिस्ट्रिक्ट किया था, 30 था जब PDM हुकूमत आई थी, जी बिल्कुल 30 रुपए की लिमिट। उसके बाद उन्होंने अनलिमिटेड कर दिया, पार्लियामेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइम उनके पास दूसरा ये भी हाल है कि पेट्रोलियम लेवी का अगले साल का अगर आप टारगेट देखें 1700 अरब रुपए, 1700 अरब रुपए से जायद, ताकि लगता ये है कि ये अनलिमिटेड जो है उसको हुकूमत यूटिलाइज करती रहेगी। उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि वो फेडरल डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं बनते अंडर NFC। तो मेहताब साहब, अगर इस माली साल में 1400 अरब रुपए इकट्ठा करना है लेवी में, और उसके लिए 80-80 रुपए कहते हैं कि दोनों प्रोडक्ट पे लगाए जाए, डीजल या फिर पेट्रोल पर, तो 160 रुपए बनते हैं वो दोनों। तो आप ये कह रहे हैं कि अगले साल का अगर टारगेट अचीव करना है 1700 अरब से ज़्यादा का, तो फिर इसका मतलब लेवी जो है वो 160 रुपए से ज़्यादा होगी दोनों प्रोडक्ट पर मिलाकर, क्योंकि हुकूमत को पार्लियामेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें दूसरी बात एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस साल भी 1468 अरब रुपए का टारगेट है, लेकिन बाय एंड ऑफ द डे आप देखेंगे 30 जून को कि ये 1550 अरब रुपए से ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर 9 माह के अंदर देखा जाए तो हुकूमत पहले 9 माह के अंदर ही उस टारगेट से एक्सीड कर चुकी है। सही है। तो अब पेट्रोलियम लेवी भी, और IMF के साथ एग्रीमेंट था जिस वजह से 80 रुपये उन्होंने पेट्रोल के ऊपर और 80 रुपये डीजल के ऊपर, इसी वजह से अगर आप देखें तो पेट्रोल के ऊपर 170 रुपये चार्ज कर रही है हुकूमत,
और डीजल के ऊपर 42 के रुपीस आसपास, जी। कुछ पैसा, तो वो 60 रुपीस की जो कमिटमेंट थी वो पूरी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।